नाउ कम टू द पॉइंट, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा डेफिनेशन हो जाता है, ठीक है ना। तो अभी इसको यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन मतलब आपका, जैसे हम बोलते हैं मास का यूनिट क्या है, तो मास का यूनिट है आपका किलोग्राम। डिस्टेंस का यूनिट क्या है, दैट इज द मीटर। वेलोसिटी का यूनिट क्या है, दैट इज द मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन की, मतलब हम रेफ्रिजरेशन में इसको कैसे मेजर करेंगे कि यहाँ पे रेफ्रिजरेशन ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे रेफ्रिजरेशन कम हो रहा है। ये रेफ्रिजरेशन को कंपेयर करने की बात हो रही है, तो यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन की जरूरत होगी। नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ द यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। डेफिनेशन तो हम बता देते हैं, ठीक है ना, कि जो यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन ऐसे समझो, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन इज द कूलिंग प्रोसेस। इसका मतलब कि कितना ठंडा करेगा, दैट इज द यूनिट ना। तो कितना ठंडा करेगा, जो ज़्यादा ठंडा करेगा, जो कम ठंडा करेगा, मतलब कूलिंग इफेक्ट की बात हो रही है। तो क्या हमको ऐसा लगता है कि अगर आइस मेल्ट हो रही है, या हम एक आइस के टुकड़े को अपने हाथ पे रख लेते हैं, पाम पे, तो आइस जब मेल्ट होती है तो हमको कूलिंग इफेक्ट फील होता है। एग्जैक्टली, वो आइस मेल्ट हो रही है, हीट ले रही है फ्रॉम आवर सरफेस, हीट लेके मेल्ट हो रही है, तो जब हमारे सरफेस से हीट चली जाती है तो हमें कूलिंग इफेक्ट महसूस होता है। तो यहाँ पे बस डेफिनेशन में वही है, ठीक है ना, कि 1 टन, ये दैट इज द यूनिट। 1 टन, इसको हम लिखते हैं 1 TR, ठीक है ना, दैट इज द यूनिट। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्विवेलेंट 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्विवेलेंट 1 ton of refrigeration 1 ton of refrigeration is equivalent producing producing by, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी से बुक पढ़ लेना, देखो डेफिनेशन तो आपको लगभग बुक में मिल जाएगी, जो टर्म इंपॉर्टेंट हम वो मार्क कर रहे हैं, ठीक है ना। 1 ton ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्विवेलेंट कूलिंग इफेक्ट which is producing by which is producing by uniform melting uniform melting of 1000 kilogram of ice of 1000 kilogram of ice from and at 0 degree centigrade in 24 hour in 24 hours। ये डेफिनेशन है। अभी इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट आने वाला है, पेशेंस के साथ रखना। 1 ton is equivalent cooling effect which is producing by uniform melting of 1000 kilogram of ice from and at 0 degree centigrade in 24 hours। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है ना, और तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सॉरी, इसका मतलब क्या है कि 1 टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम आइस जब मेल्ट होगा फ्रॉम एंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लिख दो, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा लिखने देखने को, लेकिन होना चाहिए, ठीक है ना, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर आपका 1 किलोग्राम ऑफ आइस मेल्ट होता है फ्रॉम एंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये कितनी हीट रिसीव करेगा, क्योंकि जब आइस मेल्ट होता है तो कूलिंग इफेक्ट तभी प्रोड्यूस करेगा। अब हमारे बॉडी से आप कोई हीट ले हमको ठंडा महसूस होता है ना? तो कितनी हीट ले रहा है, ये आपकी जो लेटेंट हीट होती है, दैट इज द 333.3, दैट इज किलो जूल पर किलोग्राम। इतनी हीट, एक सेकेंड, ये किलो जूल पर किलोग्राम होता है, नॉट किलोग्राम पर किलो जूल, किलो जूल पर किलोग्राम, क्लियर है, दैट इज द लेटेंट हीट। और कितनी आइस है, 1000 किलोग्राम, कितनी आइस मेल्ट हुई, ठीक है ना, कितनी देर में, 24 आवर में। तो आवर को अगर हम मिनट में कन्वर्ट कर लें तो ये आपकी मिनट में आ जाएगी, दैट इज द मिनट। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आपका आता है 332 के आसपास, 335 के आसपास आएगा, है ना।
335.2 किलो जूल पर मिनट, जो भी आएगा वैल्यू, ठीक है ना, ये आपकी 1 टन की वैल्यू आ गई। लेकिन लेकिन अब आता है इम्पोर्टेंट टर्म। इम्पोर्टेंट टर्म क्या है कि ऑन प्रैक्टिस मतलब आप चाहे लैब की बात कर लें, चाहे जिसकी बात कर लें, ऑन प्रैक्टिस जो 1 टन की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 210 किलो जूल पर किलोग्राम, किलो जूल पर मिनट। ये वैल्यू आप हमेशा लेते हैं, हमेशा आपको यही लेनी है, चाहे आपकी न्यूमेरिकल करने हो तब, चाहे आप लैब में हो तब, चाहे आप एसी बना रहे हो तब, चाहे कभी भी ये वैल्यू कभी नहीं लेनी है। तो ये वैल्यू क्यों लेनी है, दैट इज द ऑन प्रैक्टिस। ऑन प्रैक्टिस तो क्यों, उसका रीजन ये है, क्या है रीजन देखते हैं, ये कि यूनिफॉर्म मेल्टिंग कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि जो मेल्टिंग होती है दैट इज डिपेंड अपॉन द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। मतलब जो यहाँ पे हीट इंटरेक्शन हो रहा है वो हो रहा है एच ए डेल्टा टी पे, है ना। अब यहाँ पे डेल्टा टी आपका क्या है, डेल्टा टी तो वेरिएबल है। अभी सपोज दैट आपका ठंडा होना स्टार्ट हो रहा था, मेल्टिंग स्टार्ट हुई, रूम पे रखा हुआ आपने, और रूम का टेम्परेचर थोड़ी देर में बदल जाएगा, थोड़ी देर में तो ठंडा हो ही रहा है ना, तो थोड़ी देर में रूम का टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो टेम्परेचर डिफरेंस कम हो गया, जिसकी वजह से यूनिफॉर्म मेल्टिंग नहीं हो पाएगी। तो एक तो ये हमारा एजम्पशन था, ये तीनों हमारे एजम्पशन है। दूसरा है फ्रॉम एंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आप वाटर को या आइस को एग्जैक्ट सैचुरेटेड लाइन पे नहीं रोक सकते, या तो ये 0 से थोड़ा नीचे होगा या ये 0 से थोड़ा आगे होगा, क्लियर है। फिर उसके बाद आता है कि यूनिफॉर्म मेल्टिंग इन 24 आवर, एग्जैक्टली 24 आवर में इस 1 किलोग्राम आपका डन हो जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये तीनों आपके एजम्पशंस है, इसकी वजह से जो प्रैक्टिस में वैल्यू आई है दैट इज 210। तो ये आपको हमेशा रखनी है, ठीक है ना। तो यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन में आप डेफिनेशन फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, 1 टन, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन इज 1 टन या टन, ठीक है ना। 1 टन इज इक्विवेलेंट cooling effect which is producing by uniform melting of 1000 kilogram of ice from and at 0 degree centigrade in 24 hour at atmospheric pressure. That is, its theoretical value is 335.2 kilojoule per minute, something approx ये check कर लेना। But on practice we always consider the value of 1 ton is 210 kilojoule per minute, just because of some assumptions on definition, ठीक है ना। तो इतना आपको लिखना है, अगर आपने इतना लिख दिया तो आपके इसमें नंबर नहीं कटने हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सीओपी। यहाँ पे आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी है, क्योंकि कई जगह बुक में भी आपको शायद मिलेगा। सीओपी जो होता है, जैसे हम कोई सी भी मशीन बनाते हैं, तो अब सपोज दैट आपके सामने 2 मशीनें हैं, मशीन ए मशीन बी, आपसे पूछा जाएगा विच वन इज बेटर, बता सकते हैं, नहीं बता सकते, विच वन इज बेटर। ज्योतिषी होते तो बता देते, वो भी मैकेनिकल का ज्योतिषी, मैकेनिकल के ज्योतिषी है नहीं। तो आप क्या करेंगे कि उसकी परफॉर्मेंस की बात करेंगे। अब जैसे आपसे बोला जाए कि भाई आपके पास ना 2 बाइक हैं, एक बाइक ए है एक बाइक बी है, और दोनों को एक ही रोड पे हमने रन करा दिया, दौड़ा दिया, बाइक राइडर भी आपका एक ही था, एक गाड़ी 1 लीटर पे 40 किलोमीटर गई और एक गाड़ी 1 लीटर पे 65 किलोमीटर गई, किसका परफॉर्मेंस बेटर है। तो देखो परफॉर्मेंस की भी आप यहाँ पे बताएंगे कि भाई देखो इफिशियंसी हम नहीं बता सकते, लेकिन माइलेज बता सकते, माइलेज इसका अच्छा है 65 वाले का, इफिशियंसी थोड़ा बतानी हमें। इफिशियंसी इसलिए नहीं बतानी क्योंकि इफिशियंसी तो हम थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि बाइक जो 65 किलोमीटर गई हो सकता है वो हल्की बाइक हो, जो 40 किलोमीटर गई हो सकता है वो 150 सीसी की बाइक हो, वो वाली 100 सीसी की बाइक हो। सीसी मतलब कंप्रेसर का वो सॉरी आपका सिलेंडर का साइज बदल गया, तो उसकी कैपेसिटी मतलब उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कम है, लेकिन अगर उसमें एक ही आदमी को तुम बैठा के दौड़ा रहे हो तो हो सकता है वो ज़्यादा चली जाए। कई सारे पैरामीटर आ जाते हैं, तो सिर्फ इफिशियंसी पे आप नहीं बता सकते। तो परफॉर्मेंस के लिए आपको मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन चाहिए ही होगा। तो सीओपी क्या है, सीओपी इज द मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन टू कंपेयर ऑफ एनी 2 और मल्टीपल या मोर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। सीओपी क्या होता है, दैट इज इक्वल टू, अगर आपसे सिर्फ सीओपी पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे दैट इज इक्वल टू, दिस इज द रेशियो ऑफ
सीओपी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसका फुल फॉर्म, ये तो इंपॉर्टेंट था, भूल ही गए बताना। कोफिशिएंट, COFFICIENT, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। देखो इसीलिए हम बराबर बोलते रहते हैं ताकि आप हमारे लेखक पे न जाए ना, जो हमारा सुलेख है काफी ये है, ठीक है ना। तो सीओपी का डेफिनेशन जो होता है दैट इज इक्वल टू द डिजायर्ड इफेक्ट। ये आपको कुछ बुक में मिलेगा, कुछ में नहीं मिलेगा, बट ये अगर मैं नॉलेज की बात करूं तो हमेशा याद रखना, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन रिक्वायर्ड इनपुट, ये होती है डेफिनेशन। क्लियर है। उसके बाद अब आपको जो बुक में मिलने वाला है वो भी हम लिखाने वाले हैं, लेकिन कई बुक में आपको क्या मिलने वाला है देखो, आप देखोगे सीओपी इज इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, ऐसा करके, ठीक है ना। तो दोनों सही है, बट यहाँ पे ये डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ तब सही है जब आप सीओपी फॉर रेफ्रिजरेशन सिस्टम पूछेंगे। अगर आपने सिर्फ सीओपी पूछा है तो आपको यही लिखना पड़ेगा, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन रिक्वायर्ड इनपुट, क्योंकि जो सीओपी होता है वो किसके किसके लिए होता है, वो रेफ्रिजरेटर सिस्टम, रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए होता है, प्लस हीट पंप के लिए भी होता है, प्लस हीट इंजन के लिए भी होता है। हीट इंजन के लिए आप डिजायर्ड इफेक्ट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट थोड़ा बोलेंगे, हीट इंजन के लिए तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जैसी नाम की चीज ही नहीं होती है ना। तो ये आपका सीओपी का डेफिनेशन, ठीक है ना, एंड दैट इज द सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। क्लियर है। ये आपको दोनों चीजें लिखनी है ना। कंपेयर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आया है, इसको आप मार कर लो, इसको आप मार कर लो, ये एग्जाम में बहुत बार आया, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम में आपको क्या करना है, तीन डायग्राम बनाने, एक आपने बनाना है सबसे पहले क्या, रेफ्रिजरेटर, दूसरा आपका क्या है, हीट पंप, एंड थर्ड वन इज हीट इंजन। हम थोड़ा सा यहीं पे शॉर्ट में लिखेंगे लेकिन बताएंगे पूरा, ठीक है। तो जब बताएं तो ध्यान से आप सुनते रहना, कंप्लीट पूरा कराएंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रेफ्रिजरेटर की, तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम या रेफ्रिजरेटर ये वर्क लेता है, और वर्क लेने के बाद हीट को फ्लो कराएगा फ्रॉम द लोअर टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस स्टेटमेंट, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्लॉसियस स्टेटमेंट में यही बोला गया था, हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम, ये आपका T2 है, फ्रॉम लोअर टू हायर, यहाँ पे आपने बोला T1 इज ग्रेटर देन T2, तो यहाँ पे देखो हीट का जो डायरेक्शन है दैट इज द फ्रॉम लोअर टू हायर। तो अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस स्टेटमेंट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये स्टेटमेंट था, हीट फ्लो नहीं हो सकता लोअर से हायर विदाउट एनी एक्सटर्नल इफेक्ट, मतलब आपने अगर एक्सटर्नल इफेक्ट दे दिया है तब हो सकता है, आपने डायग्राम बना दिया। अब हीट पंप की अगर बात करेंगे तो इसमें भी यही है, आप इसमें भी W देंगे, W देने के बाद क्या करेगा, ये लोअर टेम्परेचर से हीट एब्जर्व करेगा Q2, और हायर टेम्परेचर पे हीट रिजेक्ट कर देगा Q1। अब यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई यहाँ पे भी T1 इज ग्रेटर देन T2, यहाँ भी T1 इज ग्रेटर, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे जो आपका T2 है, क्योंकि ये रेफ्रिजरेशन प्रोसेस है, तो ये जो T2 है ये हमेशा सराउंडिंग से कम होगा, जबकि यहाँ पे जो T2 है ये आपका सराउंडिंग से ज़्यादा या बराबर भी हो सकता है, कम नहीं होगा, कम नहीं होगा। क्लियर है ना। हीट पंप की बात करते हैं तो हीट इंजन की, हीट इंजन क्या करता है, वर्क देता है या वर्क लेता है, इंजन जितने भी होते हैं सारे वर्क देते हैं, और ये सारे क्लॉकवाइज साइकिल पे वर्क करते हैं। अगर आपने आईसी इंजन पढ़ा है तो आप देखें उसमें उसमें क्या करते हैं, हम हीट सप्लाई करते हैं Q1 फ्रॉम द हायर थर्मल रिजर्वायर, और वर्क देता है और हीट रिजेक्ट करता है Q2। और आप देखेंगे उसमें जब भी हमने थर्मोडायनेमिक साइकिल बनाई है तो हमने ये हमेशा बनाया है कि ये क्लॉकवाइज साइकिल पे वर्क करता है, और ये एंटी क्लॉकवाइज साइकिल पर करते हैं, मार्क कर रहे हैं, ये आपके एंटी क्लॉकवाइज साइकिल पे वर्क करता है, ये भी आपका एंटी क्लॉकवाइज साइकिल पे वर्क करता है, ये आपका क्लॉकवाइज साइकिल पे वर्क करता है। इसको बोलते हैं पावर साइकिल, इसको क्या बोलते हैं, पावर साइकिल।
और ये रेफ्रिजरेशन साइकिल होती है और ये भी रेफ्रिजरेशन साइकिल होती है, ये रिवर्स साइकिल, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये अब तीनों में डिफरेंस आ गया। अब हम तीनों का सीओपी निकालेंगे, तो देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो यहाँ पे देखो हमने क्या बोला, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। ये आपको कॉपी में अच्छे तरीके से लिखना, ऐसे ही बीच बीच में फंसा फंसा के नहीं लिखना है है ना। वहाँ पे आपका रेफ्रिजरेशन बनाना है, उसके नीचे पंप बनाना है, उसके नीचे हीट इंजन बनाना है। रेफ्रिजरेशन के बगल में आपको सीओपी लिखना है। तो सीओपी की अगर हम बात करें तो डिजायर्ड इफेक्ट होता है। सीओपी हमने बताया था डिजायर्ड इफेक्ट, तो सीओपी ऑफ आर क्या हो जाएगा, डिजायर्ड इफेक्ट क्या हो जाएगा। यहाँ पे आप रेफ्रिजरेशन बनाते समय आप क्या चाहेंगे कि कंप्रेसर का साइज इतना होना चाहिए, क्या ऐसा डिजाइन करते हैं, या ऐसा चाहते हैं कि जो पीछे से हीट निकल रही है आपके रेफ्रिजरेटर में या एसी में जो पीछे से हीट निकलती है वो इतनी होनी चाहिए, नहीं, तो रिजेक्शन है। हमारा डिजायर्ड इतना, दैट इज द डिजायर। हम ये चाहते हैं कि भाई रूम से इतनी हीट लेके बाहर फेंक दे सॉरी, इतनी रूम हीट लेके बाहर फेंक दे ना। इस केस में हम चाहते हैं कि इतनी हीट सप्लाई करें। ये जो हीट पंप होता है, मैं कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि ये कहाँ पे यूज होता है। तो जो यूरोप कंट्री है या जो नॉर्थ पोल पे कंट्रीज है, वहाँ पे टेम्परेचर -40 -30 चला जाता है। वहाँ पे रूम के अंदर क्या चाहिए, हीट पंप चाहिए होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे हीट पंप का एप्लीकेशन होता है। और यहाँ पे इंजन इंजन में ये डिजायर्ड होता है कि ये कितना वर्क सप्लाई करे। तो ये तीनों का डिजायर्ड ये है। तो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर दैट इज इक्वल टू Q2 ओवर, और ऐसा करने के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड इनपुट W, और यहाँ पे सीओपी ऑफ हीट पंप दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे डिजायर्ड इफेक्ट आपका हो गया Q1, और ऐसा करने के लिए क्या हो गया W। यहाँ पे सीओपी अगर हम बात करें ऑफ हीट इंजन की, तो आपका डिजायर्ड इफेक्ट W, और ऐसा करने के लिए रिक्वायर्ड इनपुट क्या हो गया Q1, क्लियर है। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा एलेबरेट कर लेते हैं। हम लिख देते हैं Q2 ओवर W की वैल्यू लिख देते हैं Q1 माइनस Q2। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, अगर सब कुछ इंसुलेटेड है तो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे हम लिख देते हैं सीओपी ऑफ हीट पंप दैट इज इक्वल टू Q1 ओवर Q1 माइनस Q2, इक्वेशन नंबर 2, एंड सीओपी ऑफ हीट इंजन। और ये आपका आ रहा है W, इसको W ही रख रहने देते हैं, ऑन Q1, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे हम कुछ नोट्स लिखेंगे जो आपको ध्यान देने हैं, और कॉपी पे वही लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पे जब आप कंपेयर करेंगे ना, तो तीनों इक्वेशन कर में दो दो करके इक्वेशन उठानी है और दो रिलेशन आपको फाइंड आउट हो जाने हैं, ठीक है ना। और वही आपसे वो पूछना चाहते हैं, उन्होंने क्या हेडिंग डाली है, कंपेयर। सबकी सीओपी कंपेयर करनी है, तो ठीक है अभी कंपेयर कर। अब आपने बोला एक फ्रॉम 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 इक्वेशन नंबर कौन सा, 1 और 2। अब देखो 1 और 2 से आप देखेंगे, तो अगर मैं बोलूं कि इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 कर दे, ये देखो आ जाएगा सीओपी जो है ऑफ हीट पंप माइनस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, इसकी वैल्यू देखो कितनी आई। तो जब ये 2 - 1 करेंगे तो Q1 माइनस Q2 ऊपर भी हो जाएगा, Q1 माइनस Q2, तो नीचे ये रिलेशन आ जाता है, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये रिलेशन ये बताता है जो पंप की सीओपी है फॉर गिवन टेम्परेचर लिमिट्स, T1 और T2 सेम होने चाहिए, फॉर गिवन टेम्परेचर लिमिट्स पंप की सीओपी हमेशा रेफ्रिजरेटर की सीओपी से एक ज्यादा होती है। और जो सीओपी होती है, यहाँ पे हम बता दें, जो सीओपी होती है, सीओपी जो आपकी सीओपी होती है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑल इक्वल टू 0, और इनफाइनाइट तक जा सकती है ये। इसका मतलब यहाँ पे हम अगर आ जाएं, यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि सीओपी ऑफ जो रेफ्रिजरेटर है वो तो हमेशा क्या होगी, 0 से ज्यादा होगी, लेकिन जो आपकी सीओपी ऑफ अ पंप आ गया है, पंप, ये हमेशा और हमेशा 1 से ज्यादा होगी। भाई रेफ्रिजरेटर की सीओपी भी तो 0 से ज्यादा होगी, तो अगर रेफ्रिजरेटर की 0 से ज्यादा है तो पंप की तो रेफ्रिजरेटर से 1 ज्यादा ही होनी चाहिए,
ये आ गया रिलेशन, ठीक है ना। फिर हम करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड। जब इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड हमने देखा तो ये देखा कि जो सीओपी ऑफ हीट पंप है दैट इज 1/COP ऑफ हीट इंजन। देख लो आप। और एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो सीओपी ऑफ हीट इंजन है दैट इज इक्वल टू इफिशियंसी ऑफ द हीट इंजन। ये इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन के बराबर भी है। ये भी आप लिख सकते हो 1/efficiency। वैसे शायद अगर आपको याद हो तो ये आपने थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा था। क्लियर है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हमने प्रॉपरली बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया है। आपको रिटन में भी लिखना होगा चीजें। अच्छा, जब एग्जाम में लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ता है कि व्हाट इज T1, व्हाट इज T2, व्हाट इज W, है ना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। ऐसा आप अगर कंटेंट लिखते हैं इतने सबके साथ साथ, आपका मार्क्स नहीं कटेगा, है ना। मार्क्स वहीं कट जाता है जहाँ कंटेंट नहीं होता। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स टू वॉचिंग मी, एंड please share this video if you really like it, and like also, and अगर कोई डाउट होता है देन प्लीज कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू। एंड आपका मिड सेम के लिए जो भी सिलेबस होगा वो कंप्लीट यहाँ पे कराया जाएगा। ओके, तो थैंक्स टू वॉचिंग अस, थैंक यू।